गुड मॉर्निंग। आज हम सहायक संधि प्रथा के बारे में बात करेंगे। ये जो सहायक संधि प्रथा थी, इसका जन्मदाता लॉर्ड वेलेज़ली को माना जाता है। जब लॉर्ड वेलेज़ली भारत आया, उस समय उसके पूर्वाधिकारियों की अहस्तक्षेप की नीति के कारण कंपनी का प्रभाव क्षीण हो चुका था। उस समय भारत की प्रमुख शक्तियाँ अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी। मैसूर का शासक टीपू, जिसने कॉर्नवालिस के समय अंग्रेज़ों से परास्त होकर श्रीरंगपट्टम की संधि की थी, अब श्रीरंगपट्टम की संधि के अपमान का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। हैदराबाद का निजाम भी अंग्रेज़ों से नाराज़ था, क्योंकि मराठों के साथ हुए युद्ध में अंग्रेज़ों ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। इधर मराठे भी दक्षिण में अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी के लिए आवश्यक हो गया था कि अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करें। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने वेलेज़ली को आदेश दिया था कि वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है इसको, तथा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड ने जो प्रतिष्ठा खोई है उसे पुनः भारत में साम्राज्य विस्तार कर प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त भारत में कंपनी शासन की सार्वभौम सत्ता स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों का प्रभाव भी समाप्त करना आवश्यक था। अल्फ्रेड लॉयल जो हैं, उन्होंने कहा है कि 1765 ईस्वी से 1801 ईस्वी के मध्य 4 चरणों में सहायक संधि प्रथा का क्रमिक रूप से विकास हुआ। और ये जो 4 चरण थे ये इस प्रकार से थे। पहला, कंपनी अपने किसी मित्र भारतीय शासक को आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता देती थी और इसके बदले में उससे एक निश्चित धनराशि प्राप्त करती थी। ऐसी संधियां 1765 ईस्वी में अवध के साथ तथा 1768 ईस्वी में निजाम के साथ की गई थी। दूसरा, कंपनी ने संधि करने वाले भारतीय शासक की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना, अर्थात कंपनी द्वारा अपने ही क्षेत्र में रखी जाती थी वो स्थायी सेना, ऐसा रखने का आश्वासन कंपनी के द्वारा दिया गया था और बदले में उस भारतीय शासक से वार्षिक निश्चित धनराशि प्राप्त करती थी। किंतु कंपनी की सेना को मित्र राज्य की सीमा में नहीं रखा जाता था, बल्कि कंपनी की राज्य सीमा में ही रखा जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 ईस्वी में ऐसी ही संधि अवध के नवाब से की थी तथा अवध के नवाब ने रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की इस सेना का प्रयोग किया था। तीसरा, कंपनी ने अपनी सेना को संधि करने वाले राज्य की सीमा में ही तैनात करना शुरू कर दिया था। जिस राज्य की सुरक्षा का दायित्व कंपनी अपने ऊपर लेती थी, 1798 ईस्वी में वेलेज़ली ने भारत आते ही इस प्रकार की संधि निजाम के साथ की थी और निजाम से इस सेना का वार्षिक खर्च जो है वो वसूल करना तय किया था। चौथा, कंपनी संधि करने वाले राज्य से अपनी सेना का खर्च निश्चित धन के स्थान पर राज्य का निश्चित आय का भूभाग स्थायी रूप से अपने अधिकार में लेना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार की संधि 1801 ईस्वी में अवध के नवाब से की गई थी और उससे गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली और मुरादाबाद के ज़िले प्राप्त किए गए थे। किसी भी नीति को वास्तविक रूप प्रदान कर उसे लागू करने वाले को ही उस नीति का जन्मदाता माना जा सकता है। वेलेज़ली ने ही इस नीति को वास्तविक रूप देकर इसे लागू किया। फिर वेलेज़ली की सहायक संधि प्रथा, ये जितने भी चरण हमने देखे हैं इनसे थोड़ी बहुत भिन्न भी थी। उसके पूर्व की गई संधियों के समय कंपनी का उद्देश्य सीमित था। वह कम से कम खर्च में
अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के उपाय खोज रही थी, जिसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा गया है। इसलिए संधि करने वाले राज्य की स्वतंत्रता तथा उसकी सार्वभौम सत्ता को कम करने का प्रयास नहीं किया गया था, जबकि वेलेजली की सहायक संधि प्रथा का उद्देश्य संधि करने वाले राज्य पर कंपनी के आधिपत्य को थोपना था तथा उस राज्य की शासन व्यवस्था को भी कंपनी के नियंत्रण में लाना था। अब अगर बात की जाए कि वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि प्रथा शुरू की गई थी, उसमें जिन शासकों के साथ ये संधि की जाती थी, उन शासकों के साथ कौन कौन सी शर्तें जो है वो कंपनी के द्वारा लागू की जाती थी या लगाई जाती थी। तो जो ये शर्तें लगाई जाती थी वो इस प्रकार से है। पहली, जो भारतीय शासक इस संधि को स्वीकार करता था उसे अनिवार्य रूप से कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था। उस राज्य के वैदेशिक मामलों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता। इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कंपनी सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी अन्य शासक से युद्ध कर सकता था और ना ही किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता कर सकता था। इस प्रकार संधि करने वाले राज्य की बाह्य स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। दूसरा, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य में कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी। उस सेना का समस्त व्यय उस राज्य को देना पड़ता था। यदि कोई राज्य इस सहायक सेना के व्यय के लिए धन नहीं दे सकता तो उस धनराशि के बराबर आय का अपना भूभाग कंपनी को सौंपना पड़ता था। तीसरा, इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी में नहीं रख सकता था और ना ही अपने राज्य में रहने की अनुमति दे सकता था। इस शर्त का मुख्य उद्देश्य देसी राज्यों में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना था। चौथा, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी यह आश्वासन देती थी कि यदि उस राज्य पर कोई अन्य शक्ति आक्रमण करती है तो कंपनी उस राज्य की रक्षा जो है करेगी। यदि उस राज्य में आंतरिक विद्रोह भी हो जाता है तो कंपनी उस विद्रोह को समाप्त करने का दायित्व स्वयं ग्रहण करती थी। इसके अतिरिक्त इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी के एक राजनीतिक प्रतिनिधि को, जिसे कि रेजिडेंट अथवा पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था, अपने राज्य में रखने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। ये अंग्रेज अधिकारी जो था ये प्राय राज्य की राजधानी में या उसके निकट ही रहता था और कंपनी और उससे संबंधित राज्य के बीच कड़ी का काम करता था। वह राज्य की शासन व्यवस्था का पूरा ध्यान रखता था और इस प्रकार राज्य की आंतरिक स्थिति का उसे ज्ञान हो जाता था। छठी शर्त, दोनों पक्ष जो थे वो घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने का वादा करते थे और एक पक्ष के मित्र या शत्रु दूसरे पक्ष के भी मित्र या शत्रु मानने की बात स्वीकार करते थे। कंपनी और संबंधित राज्य के बीच यह संधि समानता के आधार पर होती थी। इसके अलावा इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी यह आश्वासन देती थी कि उस राज्य के आंतरिक प्रशासन जो था उसमें किसी भी प्रकार का कंपनी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होगा। वेलेजली के बाद आगे चलकर
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसमें एक शर्त वार्षिक खिराज भी जोड़ दिया था, अर्थात कंपनी उस राज्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करती थी और इसके बदले में उस राज्य से वार्षिक खिराज यानी कि एक निश्चित कर जो है वो वसूल करती थी। क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आने के समय तक प्रत्येक भारतीय राज्य किसी न किसी शक्ति का प्रभुत्व स्वीकार करते हुए उस शक्ति को वार्षिक खिराज अदा करता था। अगली क्लास में हम सहायक संधि के बारे में ही आगे और बात करेंगे। थैंक यू।